Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic chronic obstructive pulmonary disease. The chronic obstructive pulmonary disease COPD is also known as chronic obstructive lung disease and chronic obstructive respiratory disease. So now I will discuss about what is the definition of COPD. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ इज़ ए कॉमन लंग डिजीज़। जो सीओपीडी होती है वो एक बहुत ही कॉमन लंग डिजीज़ होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेम्ड लंग्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर फ्लो। इसको बेसिकली हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं कि इसमें जो लंग्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, जिस वजह से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। The patient affected with this disease faces difficulty to breathing। जो भी पेशेंट इस डिजीज़ से अफेक्टेड होता है उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है। According to WHO, a lung disease characterized by chronic obstruction of lung airflow that interfere with normal breathing is known as COPD। WHO के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी लंग डिजीज़ होती है जिसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं कि इसमें जो लंग एयर फ्लो होता है उसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो नॉर्मल ब्रीदिंग में इंटरफेयर कर देता है और नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं हो पाती, और उस कंडीशन को हम लोग COPD बोलते हैं। टाइप्स ऑफ COPD। जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, इम्फाइसिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो फर्स्ट वन है इम्फाइसिमा। इट इज़ स्टार्टिंग स्टेज ऑफ COPD। ये जो COPD होता है उसका स्टार्टिंग स्टेज होता है। इसमें जो हमारे एयर स्कार्स होते हैं लंग्स में वो डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट को एयर को एक्सपेल आउट करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। सिम्टम्स: शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, लॉन्ग टर्म म्यूकस प्रोडक्शन और कफ। बेसिकली ये सारे इम्फाइसिमा के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट वन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो म्यूकस ट्रैक होता है हमारा उसमें इन्फ्लामेशन और इरिटेशन कॉज हो जाता है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा थिक म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स होते हैं कफ दैट कंटिन्यू फॉर लास्ट 3 मंथ। जो भी पेशेंट होता है उसको 3 महीनों तक या उससे ज़्यादा कफ का प्रोडक्शन होता रहता है उसमें, और उस वजह से चेस्ट डिस्कम्फर्ट और टाइटनेस कंडीशन हो जाती है। ईटियोलॉजी: क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है इन्वायरमेंटल फैक्टर। पोल्यूटेड एयर, सिगरेट स्मोकिंग, बायोमास फ्यूल या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन। अगर कोई भी पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में जो एयर पोल्यूशन होता है उसके लॉन्ग टर्म में एक्सपोज उसको कर रहा है, लॉन्ग टर्म तक वहाँ पे रह रहा है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी उसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कॉज हो जाती है। अगर कोई पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ या अस्थमा या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें भी चांसेस होते हैं COPD होने के। सेकेंड फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में COPD होता है या फिर किसी की बॉडी में अगर AAT की डिफिशिएंसी होती है, दैट इज़ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन मेंबर होता है सिराइन प्रोटीज इनहिबिटर फैमिली का। अगर इसकी डिफिशिएंसी किसी की बॉडी में होती है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है, तो उनमें भी चांसेस होते हैं COPD कॉज होने के। अर्लियर इन्फेक्शन: अगर किसी भी पेशेंट को पहले से ट्यूबरक्लोसिस या फिर निमोनिया जैसी डिजीज़ हो चुकी हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं COPD होने के। एज: एज भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है COPD होने के लिए, क्योंकि जब ओल्ड एज हो जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, जिस वजह से माइक्रोबियल और बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स: बेसिकली जो COPD होता है उसमें इम्फाइसिमा के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डिस्पोनिया कंडीशन, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, प्रोडक्शन ऑफ कफ, कफ का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, वीजिंग कंडीशन हो जाती है। वीजिंग का मतलब होता है कि जब भी हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो एक विसल लाइक साउंड होने लगती है।
क्रोनिक हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन हो जाती है। इसका मतलब होता है कि इसमें जो पेशेंट होता है उसको किसी भी तरीके के अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर हो जाते हैं। पॉलीसाइटीमिया कंडीशन हो जाती है। इसमें जो हमारे आरबीसी का लेवल होता है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो कंडीशन होती है उसमें कफ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन कंडीशन हो जाती है। साइनोसिस कंडीशन होती है। साइनोसिस का मतलब होता है जो हमारी स्किन का कलर होता है वो ब्लूइश टू ग्रे कलर की हो जाती है। हाइपो वेंटिलेशन कंडीशन हो जाती है। डिस्पोनिया मतलब डिफ़िकल्टी टू ब्रीदिंग और वीजिंग कंडीशन हो जाती है। पैथोजेनेसिस जो सीओपीडी होता है वो बेसिकली कॉज होता है जेनेटिक फैक्टर की वजह से ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। इसके अलावा टोबैको, स्मोकिंग या फिर एयर पोल्यूशन की वजह से भी होता है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं। जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं एरिया में वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं, जिस वजह से प्रॉपर वे में इनफिल्ट्रेशन कॉज हो जाता है इन्फ्लामेटरी सेल्स में, और वो जो होते हैं वो साइटोकाइंस का रिलीज कर देते हैं, जिसमें बेसिकली न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स का रिलीज हो जाता है। ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो कंटिन्यूस ब्रोंकायल इरिटेशन होगी जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, और ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिक इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग्स। जो लंग्स में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें जो इलास्टिन प्रेजेंट होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिस वजह से इम्फाइसिमा कंडीशन हो जाएगी। इम्फाइसिमा कंडीशन और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन की वजह से बेसिकली जो एयर फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और प्रॉपर वे में ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं हो पाता, जिस वजह से डिस्पोनिया या कफ कंडीशन हो जाती है और सीओपीडी कॉज हो जाता है। डायग्नोसिस इन द केस ऑफ सीओपीडी हम लोग लंग और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर मेजरिंग द एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड as well as the amount of oxygen absorbed in the blood from the alveolar surface lung during a complete respiratory cycle। इसमें ये टेस्ट बेसिकली किया जाता है कि जो भी एयर हमने इनहेल या एक्सहेल की है वो कितने अमाउंट में की है, और उसके अलावा एक रेस्पिरेटरी साइकिल में जो हमारा लंग है वो कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करता है और उसको ब्लड में लेके जाता है, उस चीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं। सेकेंड है चेस्ट एक्सरे। इम्फाइसिमा इजीली डिटेक्ट आउट किया जा सकता है चेस्ट एक्सरे के थ्रू, और इसके अलावा कुछ अदर लंग डिजीज़ या फिर हार्ट फेल्योर के जो भी कॉजेज़ होते हैं उनको भी हम लोग चेस्ट एक्सरे के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पायरोमेट्री ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें कि हम लोग स्पायरोमीटर यूज़ करते हैं। इसमें पेशेंट को बोला जाता है कि उसको एक लार्ज ट्यूब दिया जाता है और उसमें स्पायरोमीटर कनेक्टेड होता है, और पेशेंट को जो एयर वो इनहेल करता है उसको फोर्सफुली एक्सेल आउट करने के लिए किया जाता है, और उसका जो अमाउंट होता है वो चेक किया जाता है कि लंग से कितना एयर एक्सेल हुआ है, उसका कितना अमाउंट है। ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ सीओपीडी बेसिकली दो तरीके के ट्रीटमेंट्स रहते हैं, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और एक है फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हम लोग स्मोकिंग नहीं करेंगे। कुछ लंग थेरेपीज़ दी जाती हैं जिसमें कि ऑक्सीजन थेरेपी होती है। पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं अगर उनका ब्लड का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है तो, या फिर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कराए जाते हैं जिसमें कि काउंसलिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन एडवाइस दी जाती हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें करके पेशेंट को लंग डिसऑर्डर नहीं होगा, या अगर हुआ है तो वो उससे कैसे प्रिवेंट कर सकता है। फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज़ में बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो कफ होता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कंडीशन होती है उससे रिलीफ आउट हो जाता है। लॉन्ग टर्म ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाएंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स वो होते हैं जो ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें हम लोग फॉर्मेट्रोल और साल्मेट्रोल ड्रग्स देंगे। शॉर्ट टर्म ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, इसमें हम लोग एल्बिट्रॉल और लेवलबिट्रॉल और इप्राट्रोपियम मेडिकेशंस देंगे। इनहेल्ड स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इसमें हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जैसे कि ब्लूडेसोनाइड एंड फ्लूटिकासोन। इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली
इनहेल की जाती हैं, जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसको रिड्यूस करने के लिए। कंबाइंड इनहेलर्स देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलर स्टेरॉयड एंड ब्रोंकोडायलेटर्स इज़ यूज्ड। बेसिकली हम लोग इसमें जो इनहेलर्ड स्टेरॉयड होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग फ्लूटिकासोन और सेल्मेट्रॉल का कॉम्बिनेशन देते हैं और ब्लूडिसोनाइड और फॉर्मेट्रॉल का कॉम्बिनेशन देते हैं। थियोफाइलिन मेडिकेशंस दी जाती हैं। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और चीप ड्रग्स होती हैं जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के लिए की तरह वर्क करती हैं। एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन दी जाती है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सेफिक्सिम ये मेडिकेशन दी जाती हैं बेसिकली एक्यूट और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या एक्यूट ब्रोंकाइटिस कंडीशंस का ट्रीटमेंट करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन इन द केस ऑफ सीओपीडी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फ्लू, कोल्ड या निमोनिया कंडीशन हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है। इसमें अगर उस आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर है जो कि लंग्स तक ब्लड को लेके जा रही है, तो उस कंडीशन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। डिप्रेशन कंडीशन हो जाती है। ये बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की वजह से होती है और उस वजह से वीकनेस भी हो जाती है बॉडी में। थैंक यू।